growth and determination of cell shape. Bacteria and archaea have shapes that are species specific. So बैक्टीरिया और आर्किया जो होते हैं उनके जो शेप्स होते हैं वो उनके स्पीशीज़ के हिसाब से डिफाइंड होते हैं. सम माइक्रोब्स चेंज देयर शेप अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस. मतलब कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो अपने शेप्स चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, टेम्परेचर, प्रेशर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. साइनोराइजोबियम Melilotti switches from rod-shaped to Y-shaped cells when living symbiotically with plant. तो ये जो साइनोराइजोबियम होते हैं ये रॉड शेप के होते हैं लेकिन ये वाई शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं जब प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिकली रहते हैं. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी द कॉजेटिव एजेंट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, जो कि गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करता है, स्टमक कैंसर भी, ये चेंज करता है इसके शेप को हेलिकल से स्फीयर में अपने स्टमक के अंदर, स्टमक इन्फेक्शन के अंदर. जब ये स्टमक इन्फेक्शन कॉज करता है तब ये हेलिकल से स्फीयर में कन्वर्ट हो जाता है और ये काफ़ी टाइम तक अपना कल्चर बनाए रखता है. द शेप ऑफ अ सेल मे बी डिफाइंड बाय द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल. सेल, बैक्टीरियल सेल का जो शेप है वो जो उसके सेल वॉल का फंक्शन है उससे डिफाइन किया जा सकता है. द मेजर कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल इज पेप्टिडोग्लाइकन. सभी को पता है बैक्टीरियल सेल का मेजर कंपोनेंट पेप्टिडोग्लाइकन होता है. टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल वॉल must be maintained by the synthesis of new peptidoglycan subunits. अगर आपको सेल का शेप मेंटेन रखना है तो आपको सब यूनिट्स सेल वॉल की पेप्टिडोग्लाइकन की बार बार बनाते रहना पड़ेगा. पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस इन्वॉल्व मेनी प्रोटीन्स लाइक पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स. और इसके सिंथेसिस में, पेप्टिडोग्लाइकन के सिंथेसिस में बहुत सारे प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं और उसमें से एक एग्जांपल है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, PBPS. Their function is to link strands of peptidoglycan together and catalyze controlled degradation so that new units can be inserted during cell growth. तो इनका फंक्शन क्या है कि ये बहुत सारे पेप्टिडोग्लाइकन के स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़े रखे और उनका कंट्रोल, मतलब पर्टिकुलर कंट्रोल डिग्रेडेशन किस हिसाब से होना चाहिए वो मेंटेन करके रखे ताकि जो नए यूनिट्स बन रहे हैं वो उसके अंदर जोड़े जा सके. The PBP enzyme that degrade peptidoglycan are called autolysines. So इसमें कुछ enzymes हैं जो कि काम करते हैं, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन को डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं और इन्हें ऑटोलाइसिन्स कहा जाता है. After the NAG-NAM pentapeptide building block is constructed, it is carried across the plasma membrane by lipid-soluble carrier called bactoprenol. पेप्टिडोग्लाइकन का मेजर कंपोनेंट NAG और NAM पेंटापेप्टाइड होता है जो कि अंदर बनता है, फिर उसे ले जाया जाता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस करके सेल वॉल तक पहुंचाना है उसको. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ले जाने का काम एक लिपिड सॉल्युबल कैरियर करता है जिसका नाम है बैक्टोप्रेनॉल. एक लिपिड सॉल्युबल कैरियर है जो कि उसको अपने साथ ले जाने में हेल्प करेगा, नहीं तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अपने आप नहीं जा पाएगा. When released into periplasmic space, NAG-NAM pentapeptide are inserted into peptidoglycan strand. और जब वो पेरिप्लाज्मिक सेल में रिलीज कर दिया जाता है और वहीं से वो पेप्टिडोग्लाइकन स्ट्रैंड में इंसर्ट कर दिया जाता है. This is the figure showing components of the peptidoglycan synthesizing machinery कि कैसे मशीनरी सिंथेसाइज हो रही है. फर्स्ट पॉइंट, पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस स्टार्ट्स इन द साइटोप्लाज्म. जो पेप्टिडोग्लाइकन का सिंथेसिस है वो साइटोप्लाज्म में स्टार्ट होगा विद द अटैचमेंट ऑफ यूरिडीन डाइफॉस्फेट टू द शुगर NAG. ये NAG पेप्टिडोग्लाइकन का एक पार्ट है जो कि उसको बनाता है. तो जब इसका सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में स्टार्ट होगा, इससे अटैच होगा यूरिडीन डाइफॉस्फेट NAG से. Some of the UDP NAG molecules are converted to UDP NAM और कुछ UDP NAG molecules को UDP NAM में कन्वर्ट कर दिया जाता है क्योंकि NAM भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो उसे बनाना भी ज़रूरी है. तो पहले NAG बनेगा, UDP से जुड़ेगा, उसके बाद में उसका कुछ पार्ट कुछ NAG NAM में कन्वर्ट हो जाएंगे. अमीनो एसिड एडिशन टू NAM इज़ नॉट शोन फॉर सिंप्लिसिटी. अभी NAG से NAM कैसे बनेगा वो यहाँ नहीं दिखाया गया है. Second point, NAM is transferred from UDP to bactoprenol.
तो NAM जो है UDP से जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन उसके बाद में वो बैक्टोप्रेनॉल से जोड़ दिया जाएगा। और कैरियर एम्बेडेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहता है। बैक्टोप्रेनॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहता है और NAM वहाँ पे उससे जुड़ जाता है जाकर। NAG is then attached to बैक्टोप्रेनॉल NAM जनरेटिंग बैक्टोप्रेनॉल NAM NAG, और NAG जो है वो UDP उसको लेकर आएगा और वो NAM बैक्टोप्रेनॉल से उसको जोड़ देगा। तो कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से बनेगा, बैक्टोप्रेनॉल प्लस NAM प्लस NAG। बैक्टोप्रेनॉल कैरीज द NAM NAG यूनिट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हम पढ़ चुके हैं, डिलीवरिंग इट टू पेरीप्लाज्म, उसका काम सिर्फ पेरीप्लाज्म तक उसको डिलीवर करना है। थर्ड पॉइंट, ऑटोलाइसिन्स जो एंजाइम है located at the divisome degrade bonds in the existing peptidoglycan saccharus, peptidoglycans की कुछ बॉन्ड जो कि उसमें प्रेजेंट रहेंगे उसको वो तोड़ेगा। This permits the insertion of new NAM NAG units into the saccharus, और जब वो बॉन्ड टूटेंगे, ऑटोलाइसिन्स वो बॉन्ड तोड़ेगा, जैसे वो बॉन्ड तोड़ेगा तो ये उनका परमिशन गेट होता है, जिसके कारण NAM NAG उस टूटे हुए बॉन्ड में जाकर जुड़ जाते हैं। द ग्रोथ ऑफ अ स्फेरिकल सेल इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। अभी अपन ने रॉड शेप्ड का देख लिया है, अब स्फेरिकल सेल की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। न्यू पेप्टिडोग्लाइकन फॉर्म्स ओनली एट द सेंट्रल सेप्टम ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द कोकाई। जो कोकाई है, जो स्फेरिकल सेल है, इसके अंदर क्या होता है, नया पेप्टिडोग्लाइकन सिर्फ सेंट्रल सेप्टम में ही बनता है। In most bacteria, proper placement of the septum depends on FTSZ localization। जिस तरीके से FTSZ प्रेजेंट होगा उसी के बेसिस पे पता पड़ेगा कि सेप्टम कहाँ बनेगा। In mutant cell, peptidoglycan synthesis occur in random pattern around the cell, leading to bloated cells that lyse। अगर सेल के अंदर म्यूटेशन हो जाता है तो पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस किसी भी तरीके से रैंडम पैटर्न में बनने मतलब होने लगता है सेल के अंदर, और जिससे ब्लोटेड सेल्स बन सकती है जो कि टूट जाती है। दस FTSZ प्लेसमेंट डिटरमाइंस द साइट ऑफ सेल वॉल ग्रोथ बाय रिक्रूटिंग PBPS। तो जो FTSZ प्लेसमेंट है वो ही बताएगा कि सेल वॉल कहाँ पर बनेगी, कहाँ पे ग्रो करेगी, PBPS कहाँ पर जाकर वर्क करेंगे, और जो दूसरे एंजाइम है जो पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस बनाएंगे, सेप्टम बनाएंगे, वो भी कहाँ पे जाकर काम करेंगे, ये सब FTSZ बताएगा। इन रॉड शेप्ड सेल, रॉड शेप सेल में क्या होता है, लाइक एक्टिन MREB फैमिली प्ले मेजर रोल। MREB फैमिली अपन पढ़ चुके हैं, ट्यूबुलिन की तरह होती है, एक्टिन की तरह भी ये मेजर रोल प्ले करेगी। MREB प्रोटीन पॉलीमराइज क्रिएटिंग पैचेस ऑफ फिलामेंट्स अलोंग द साइटोप्लाज्मिक फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। MREB प्रोटीन्स पॉलीमराइज होगी, इकट्ठा होगी, क्रिएटिंग अ पैचेस ऑफ फिलामेंट्स, बहुत सारे छोटे छोटे फिलामेंट्स बन जाएंगे जो पैचेस की तरह दिखाई देंगे, और ये कहाँ पर इकट्ठे होंगे, साइटोप्लाज्मिक फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि अंदर की तरफ है, साइटोप्लाज्म से जुड़ी हुई है, वहाँ पर ये इकट्ठे हो जाएंगे। Bacillus subtilis which has 3 MREB proteins। Bacillus subtilis के पास में 3 MREB proteins हैं, MREB, MBI and MREBH। Cell wall growth occurs in numerous bands around the circumference of the cell। सेल के circumference में बहुत सारी cell wall growth चालू हो जाती है अलग अलग bands के फॉर्म में। The bands occur along the length of the cell बट नॉट एट द पोल्स। ये जो बैंड्स हैं ये सिर्फ आपको लेंथ में दिखाई देंगे, पोल्स पर नहीं दिखते। एज द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस अप्रोचेस, FTSZ रिंग फॉर्म्स एट द मिड सेल। जैसे साइटोकाइनेसिस चालू होता है ये मिड सेल में बनने लगते हैं। स्पेसिफाइड पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस इज इन दिस रीजन। तो ये बताते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस यहीं पर बनेगा। MREB may also contribute to cell wall synthesis during cytokinesis। MREB में भी सेल वॉल सिंथेसिस में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती है। रॉड शेप्ड सेल्स इन विच MREB हैज बीन केमिकली डिप्लीटेड एज्यूम अ स्फेरिकल शेप। जिस रॉड शेप्ड सेल्स में MREB नहीं होंगे वो स्फीयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑलमोस्ट ऑल रॉड शेप्ड बैक्टीरिया एंड आर्किया सिंथेसाइज एटलीस्ट वन MREB होमोलॉग कोकाई शेप सेल्स लैक प्रोटीन्स इन द MREB फैमिली। बहुत सारे रॉड शेप
बैक्टीरिया या आर्किया में ऐसे कुछ कुछ कोकाई शेप्ड सेल्स बन जाते हैं जिनमें कुछ MREB फैमिली के प्रोटीन्स नहीं मिलते हैं. This is the figure showing cell wall biosynthesis and determination of cell shape in spherical and rod shaped cells. Okay, so इसमें क्या होता है, A जो है spherical cells build new peptidoglycan only at mid cell. ठीक है, spherical cell में peptidoglycan सिर्फ mid cell में बन रही है. Where the septum will form during division. Division के time पे septum बन रहा है. This leads to daughter cells that have one old and one new cell wall hemisphere. जिससे दो डॉटर सेल्स बन रही है, जिसमें से एक डॉटर सेल के पास में पुराना सेल वॉल होगा और नए के पास में दूसरे के पास में नया होगा. बी में ड्यूरिंग ग्रोथ प्रायर टू डिविजन न्यू सेल वॉल इज मेड अलोंग द साइड ऑफ सेल बट नॉट एट द पोल्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड्स में सेल वॉल बन रहा है, पोल्स पर नहीं दिख रहा है. दिस प्लेसमेंट इज थॉट टू बी डिटरमाइंड बाय द पोजिशन ऑफ MREB होमोलॉग्स. और ये जो प्लेसमेंट है कि कहाँ पर सेल वॉल बन रहा है कहाँ पर नहीं, ये किससे डिटरमाइन हो रहा है, MREB होमोलॉग्स से. एज डिविजन बिगिंस, जैसी डिविजन चालू होगा, FT एसिड पॉलीमराइजेशन फॉर्म्स अ रिंग, ये हम जानते ही हैं. एंड न्यू सेल वॉल ग्रोथ इज कन्फर्म टू द मिड सेल. ठीक है, ये भी हमको पता है कि बीच में बन जाएगा. रॉड शेप डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड विथ वन न्यू पोल एंड वन ओल्ड पोल. ठीक है, तो जो डॉटर सेल्स बनेगी उसमें एक के पास में नया पोल होगा, दूसरे के पास में पुराना पोल होगा. ओके, कॉलोबैक्टर क्रिसेंटस जो कि एक एक्वेटिक बैक्टीरिया है, ये कॉमा शेप बैक्टीरिया होता है. इसके पास में MREB FT एसिड होता है एंड देन दे रिप्रोड्यूस अ यूकैरियोटिक they produce eukaryotic intermediate filaments like protein called crescentin. और इसके पास में एक eukaryotic intermediate filament होता है जो कि बनता है crescentin से, इसलिए इसको शायद crescentin बोलते हैं. crescentin localized to one side of the cell, ये एक साइड में मिलेगा. where it slows the insertion of new peptidoglycan, जहाँ पर ये नए पेप्टिडोग्लाइकन को जो उसका जो नया इंसर्शन होता है उसको रोकने लगता है. into the peptidoglycan saculus. ओके, मतलब एक साइड में ये उसके इंसर्शन को रोकने लगेगा. the resulting asymmetric cell wall growth gives rise to the inner curvature that characterizes this cell shape. और ये इसके रोकने की वजह से एक asymmetric cell wall growth चालू हो जाएगा जिससे अंदर की तरफ एक कर्वेचर देखने को मिलेगा. बोरेलिया burgdorferi which causes Lyme disease. Okay, ये Lyme disease cause करता है. relies on its periplasmic flagella. ठीक है, इसके पास एक पेरिप्लाज्मिक फ्लैजिला होता है to confer its spiral shape, जिसके कारण इसका स्पाइरल शेप बनता है पेरिप्लाज्मिक फ्लैजिला होने के कारण. स्पाइरोप्लाज्मा जो कि एक सिट्रस पैथोजन है. सिट्रस पैथोजन मतलब जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसके ऊपर ये पैथोजन की तरह काम करता है, मतलब मिलता है. हैज नो सेल वॉल और लिजिल. ओके, उसके पास कोई सेल वॉल नहीं होती है. इट रिलाइज ऑन कॉन्ट्रेक्टाइल साइटोप्लाज्मिक फाइब्रल्स टू गिव इट्स स्पाइरल शेप. ये भी स्पाइरल शेप का होता है और इसका स्पाइरल शेप कॉन्ट्रेक्टाइल साइटोप्लाज्मिक फाइब्रल्स के कारण होता है. कॉन्ट्रेक्टाइल साइटोप्लाज्मिक फाइब्रल्स. ओके, साइटोप्लाज्म के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल फाइब्रल्स देखने को मिलेंगे. मॉलिक्यूल्स दैट ब्लॉक FT एसिड फंक्शन इनहिबिट ग्रोथ ऑफ द पैथोजन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. कुछ मॉलिक्यूल्स जो कि FT एसिड फंक्शन को इनहिबिट करते हैं, उसकी ग्रोथ को, पैथोजन की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में मिलते हैं. अच्छा, figure vibroid shape is determined by crescentin and Colobacter crescentus. Okay, the intermediate filament homolog crescentin polymerize along the length of the inner curvature of the cell. ठीक है, ये crescentin दिख रहा है जो कि ये इधर लेंथ के पैरेलल पॉलीमराइज हो चुका है. cells depleted of crescentin are rod shaped. जिनके पास में क्रिसेंटिन नहीं होते हैं वो रॉड शेप के बन जाते हैं. कोलोबैक्टर क्रिसेंटस फॉर्म्स ऑल 3 टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटल प्रोटीन होमोलॉग्स. इस बैक्टीरिया के पास में तीनों टाइप के साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स होमोलॉग्स देखने को मिलते हैं. ओके,
थैंक यू सो मच। ख़त्म हो गया है अब। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब।